हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बच्चों पेपर डिस्कस कर रहे हैं AIATS टेस्ट 6 का, जिसका कोड है A। और ये पेपर हमारा हुआ था 22 तारीख को, 22 जनवरी 2023 को। इसमें हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल आर एस। तो जैसा कि हमें मालूम है, स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स में डाइपोल और डिस्टेंस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन होता है 1/r⁻³ तो आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ ए गैस फॉलोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोबारिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड आइसोबारिक कंप्रेशन रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, in order to complete a cyclic process, तो correct PV graph for the process will be। गैस चक्रीय प्रक्रम को पूर्ण करने के लिए क्रमशः समतापीय प्रसार, समदाबी प्रसार, रुद्धोष्म संपीड़न और समदाबी संपीड़न का पालन करती है। तो इस प्रक्रम के लिए सही पीवी ग्राफ क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती हैं, और आइसोथर्मल प्रोसेस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर हम कर रहे हैं तो प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर कम होता है। उसके बाद बोला गया है आइसोबारिक एक्सपेंशन। आइसोबारिक एक्सपेंशन में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। उसके बाद बोला गया है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ेगा। और लास्ट बोला गया है आइसोबारिक कंप्रेशन। आइसोबारिक कंप्रेशन में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो अब अगर हम पहला ग्राफ देखें तो देखिए A to B क्या हो रहा है? प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। B to C क्या हो रहा है? प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। C to D क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन। और D से A प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो आवर आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है बेटा कि ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर T1, T2, T3 फॉर गिवन ग्राफ PV फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का PV ग्राफ दिया हुआ है डिफरेंट टेम्परेचर पर। T1, T2 और T3 में आपसे रिलेशन पूछा गया है। तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हुए बात करें तो ये हो गया V3, ये हो गया V2 और ये हो गया V1। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और यहां पर अगर हम वॉल्यूम का ऑर्डर देखें तो V3 इज लेस देन V2 इज लेस देन V1। तो इसका मतलब हुआ T3 इज लेस देन T2 इज लेस देन T1। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, दैट इज फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलो बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखो है कि ए गैस एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज हीटेड टिल 127 डिग्री सेल्सियस इन ए क्लोज्ड कंटेनर। तो फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी।
क्लोज्ड कंटेनर है तो क्लोज्ड कंटेनर का मतलब हुआ बच्चों के वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उस केस में P अपॉन T इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट के, देयरफॉर P1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन T2। और यहां पे P1 तुमको दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर, T1 हो गया 27 प्लस 273 300 केल्विन, P2 इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है, और T2 हो गया 127 प्लस 273 400। तो दिस इज इक्वल टू 8/3, दैट इज सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 2.66 एटमॉस्फेयर, दैट इज आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है, फॉर ए गिवन ग्राफ मैच द गैस इन कॉलम 1 विद देयर करेक्ट मैच इन कॉलम 2। दिए गए ग्राफ में कॉलम 1 की दी हुई गैस कॉलम 2 में सही मिलान के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखो ये पीवी और पी का ग्राफ बना हुआ है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, संपीड़न गुणांक की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं, प्रतिकर्षण बल डोमिनेंट होते हैं, तो इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने पर Z लेस देन 1 होता है, और जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना Z की वैल्यू कम होगी। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z की वैल्यू मोर देन 1, तो ये Q जो है ये होगा हाइड्रोजन के लिए, P हीलियम के लिए, S मीथेन के लिए, क्योंकि मीथेन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमोनिया के रेस्पेक्ट में कम होगा, अमोनिया में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो R होगा अमोनिया के लिए और S होगा मीथेन के लिए CH4। तो अब आप मिलान करना है इनको, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है, तो अमोनिया के लिए हो गया R, मीथेन के लिए हो गया S, हाइड्रोजन के लिए हो गया Q, और हीलियम के लिए हो गया P, हीलियम के लिए हो गया P। तो अवर आंसर इज 1 के लिए R, 2 के लिए S, 3 के लिए Q, 4 के लिए P, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है, बॉयल टेम्परेचर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो बॉयल टेम्परेचर वो होता है जिस पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, और बॉयल टेम्परेचर को मैथमेटिकली लेते हैं A/RB, तो आवर आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला गया है कि ए मॉलिक्यूल on the surface as well as in the bulk of liquid experience similar surface tension। इस स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो बल्क में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें हर तरफ से इंटरेक्शन फोर्स लगता है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, लेकिन जो सरफेस पर मॉलिक्यूल होते हैं उन पे अंदर की तरफ इंटरेक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है। तो सरफेस पे और बल्क मॉलिक्यूल पे जो टेंशन लगता है वो डिफरेंट होता है, जबकि यहां बोला गया है कि सरफेस टेंशन सिमिलर होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट फॉर ए लिक्विड विल बी व्हेन इट हैज मैक्सिमम सरफेस एरिया। लिक्विड का सरफेस एरिया मिनिमम होने पर एनर्जी लोएस्ट होती है,
तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, आवर आंसर इज 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लीटर ऑफ ए गैस इज हीटेड from 27 to 227 degrees Celsius at constant pressure, then final volume will be। नियत दाब पर 5 लीटर गैस को 27 डिग्री सेल्सियस से 227 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो अंतिम आयतन होगा। अब यहां पे देखो प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। अब जब प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है तो V/T इज इक्वल टू होता है K के। देयरफॉर V1/T1 इज इक्वल टू हो गया V2/T2, और V1 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 5 लीटर। T1 बच्चों हो गया 27 प्लस 273 300 इज इक्वल टू V2 हमें फाइंड करना है। T2 हो गया 227 प्लस 273 500 केल्विन। तो V2 आपका आ गया 25/3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8.33 लीटर, दैट इज आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ताप और दाब की समान परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस गैस के विसरण की दर अधिकतम होगी। तो एज वी नो, अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। तो वो गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। CO2 मॉलिक्यूलर वेट 44, N2 मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम पर मोल, CH4 मॉलिक्यूलर वेट 16, इसका हो गया 44 ग्राम पर मोल, इसका हो गया 28 ग्राम पर मोल, इसका हो गया 16 ग्राम पर मोल, और इसका हो गया 32 ग्राम पर मोल। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट है मीथेन का, सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा मीथेन का। तो आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है इफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड आर URMS, UMP एंड U एवरेज respectively, then UMP, URMS और U average for a particular gas will be। गैस को कांस्टेंट रखा है। तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमसे रेशियो पूछा जा रहा है UMP मोस्ट प्रोबेबल इज टू URMS रूट मीन स्क्वायर इज टू U एवरेज। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम लोग लिखते हैं अंडर रूट 2RT/m इस टू RMS होता है अंडर रूट 3RT/m और एवरेज होता है अंडर रूट 8RT/m। तो ऑन सॉल्विंग दिस हमको आंसर मिलता है 1:1.224:1.128।
Therefore our answer is second. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ 70 जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम ए सिस्टम and gas has done 150 joule work during a thermodynamic process will be। एक ऊष्मागतिक प्रक्रम के दौरान एक निकाय 70 जूल ऊष्मा मुक्त होती है और गैस द्वारा किया गया कार्य 150 जूल है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग बोलते हैं कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है Q प्लस W। अब देखो यहां पे बोला गया है कि 70 जूल हीट इज इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब एक्सोथर्मिक, तो इसका मतलब ये हो गया -70। और सिस्टम, फ्रॉम सिस्टम और गैस हैज done 150 joule work, 150 joule work is done by the system। तो वर्क डन बाय द सिस्टम भी निगेटिव होता है, तो ये हो गया -150। तो आवर आंसर इज -220 जूल, दैट इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो सिस्टम में प्रेजेंट सब्सटेंस के मास पर डिपेंड नहीं करती। और यहां पर हम लोग अगर देखें तो प्रेशर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर है, टेम्परेचर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर विच डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर कंबशन ऑफ C3H8 at 127 degree Celsius is 30 kilojoule, then heat at constant volume। तो we know that delta H is equal to delta U plus delta NGRT। ये कांस्टेंट प्रेशर पर है एंड डेल्टा यू इज द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहां पर आपको कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दी हुई है -30 किलो जूल। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमें हीट निकालनी है, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा NGRT। अब यहां पर हम अगर इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन आपकी है C3H8 प्लस O2 gives 3CO2 प्लस 4H2O। 5O2 प्रोपेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और यहां पर बच्चों टेम्परेचर लिया गया है 127 डिग्री सेल्सियस। तो 127 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी इज ऑल्सो इन वेपर फेज, दैट इज गैस। डेल्टा NG इज इक्वल टू हो गया 7 - 6 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है बच्चों -30 किलो जूल, -1 डेल्टा NG 1 है। R की वैल्यू किलो जूल में पुट करेंगे 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू
टेम्परेचर केल्विन में 127 प्लस 273 400, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -33.33 किलो जूल। देयरफॉर आवर आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन की अगर बात करें, स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं, और पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं। और केवल दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो पाथ पर डिपेंड करती हैं, और वो है वर्क और हीट। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, दैट इज डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस for a reaction at 27 degrees Celsius are -20 kilojoule and -30 joule per Kelvin per mole. तो डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन विल बी, तो डेल्टा जी की अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों दी हुई है -20 किलो जूल माइनस, अब यहां पर अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन, और डेल्टा एस की वैल्यू हम रखेंगे किलो जूल में, तो ये हो गई -30 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आपका आ जाएगा -20 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू -11 किलो जूल। तो आवर आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा एच फॉर्मेशन इज जीरो फॉर। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन जीरो तब होता है जब एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड और स्टेबल स्टेट में हो। अब ब्रोमीन के लिए अगर बात करें तो ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है लिक्विड, देयरफॉर आवर आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। निम्नलिखित में से CO2 गैस के निर्माण के लिए सही निरूपण कौन सा है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, the amount of heat evolved or absorbed in the formation of 1 mole of any substance from its constituent elements in standard and stable state। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें जो फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी वो लिखनी पड़ेगी C+O2 एलिमेंटल से CO2 गैस गैस, और कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है ग्रेफाइट। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1 मोल ऑफ ए गैस एक्सपेंड फ्रॉम 20 to 40 लीटर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में एट 127 डिग्री सेल्सियस, देन वर्क डन विल बी। 1 मोल गैस 127 डिग्री सेल्सियस पर समतापीय प्रक्रम द्वारा 20 से 40 लीटर तक प्रसारित होती है, तो किया गया कार्य होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में W इज इक्वल टू होता है -2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। V2 अपॉन V1। अब यहां पर वैल्यूज हम पुट करें तो ये हो गया 2.3 n की वैल्यू 1 है, और आंसर देखो किलो जूल में दिए हुए हैं, तो R की वैल्यू पुट की जाएगी 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर हो गया
127 प्लस 273 400 इंटू लॉग ऑफ V2 हो गया 40 और V1 हो गया 20। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2.29 किलो जूल, दैट इज सेकेंड, -2.29 किलो जूल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस। नाउ द क्वेश्चन इज कि A प्लस सी गिव्स टू B, डेल्टा H विल बी। हमको दो इक्वेशन दी हुई हैं। एक इक्वेशन दी हुई है A से B बन रहा है, डेल्टा H की वैल्यू है +200, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है B से C फॉर्म हो रहा है, डेल्टा H है -150 किलो जूल में। द क्वेश्चन इज A प्लस सी गिव्स टू B, इसके लिए डेल्टा H क्या होगा? तो पहली इक्वेशन तो हम एज सच लेंगे, A गिव्स B, इसके लिए डेल्टा H1 इज इक्वल टू हो गया 200 किलो जूल। दूसरी इक्वेशन को हमने रिवर्स कर दिया, C गिव्स B, तो इसके लिए डेल्टा H2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस, अब प्लस हो गया 150 किलो जूल, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो इक्वेशन आपको मिलेगी A प्लस सी गिव्स टू B, और इस फाइनल इक्वेशन का डेल्टा H होगा +350 किलो जूल। तो आवर आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl, ClH and HH is A, B and C kilojoule per mole respectively, तो heat of formation of HCl will be। यदि ClCl, ClH और HH के लिए बंद ऊर्जा क्रमशः A किलो जूल, B किलो जूल और C किलो जूल है, तो HCl की संवहन ऊष्मा अर्थात निर्माण ऊष्मा का होगी। तो अब HCl के फॉर्मेशन के लिए हम लोग लिखेंगे हाफ H2 रिएक्शन प्लस हाफ Cl2 गिव्स HCl। और यहां पर आपको बॉन्ड एनर्जीज दी हुई हैं, तो बॉन्ड एनर्जीज के टर्म में डेल्टा H इज इक्वल टू होता है सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये आपका हो जाएगा, रिएक्टेंट की अगर बात करें तो हाफ इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी देखो दी हुई है C किलो जूल पर मोल, C प्लस हाफ इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl, Cl की दी हुई है A, माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ HCl, ClH ये दी हुई है B। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा A प्लस C -2B/2।
तो आवर आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि इफ द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन आर 100 किलो जूल एंड 100 जूल पर केल्विन, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, रिएक्शन विल बी। तो वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होता है, देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, देयरफॉर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अब डेल्टा एच की वैल्यू देखो दी हुई है किलो जूल में और डेल्टा एस की वैल्यू दी हुई है जूल में, तो इसको भी जूल में पुट करेंगे 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 100। तो आवर आंसर इज 100 केल्विन, दैट इज सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता तथा समय के मध्य ग्राफ पे विचार कीजिए और उपरोक्त में कौन सा ग्राफ संभव है, हमें यह बताना है। तो अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर हम लोग बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर 3 कंडीशंस बनती हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बराबर हो सकता है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से ज्यादा भी हो सकता है, और इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कम भी हो सकता है। तो पहला ग्राफ अगर हम देख रहे हैं तो पहले ग्राफ में देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से ज्यादा है। दूसरे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बराबर है, और तीसरे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दैट इज ऑल द 3 ग्राफ्स आर करेक्ट। तो आवर आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2SO2 + O2 gives 2SO3 is 4 मोल पर लीटर, मोल इनवर्स लीटर। तो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। चलिए, तो अब यहां पे देखिए हमको दिया हुआ है 2SO2 + O2 gives 2SO3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है Kc = 4। अब इस इक्वेशन को मैं अगर लिख दूं 2SO3 गैस gives 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश विल बी इक्वल टू 1/4। और अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब इक्वेशन को मैं लिख दूं SO3 गैस गिव्स SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा
Kc double dash, that will be equal to under root of Kc dash, that is equal to 1 by 2. Therefore, our answer is 1 by 2 mole to the power half liter to the power minus half. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, इफ द Kc फॉर द रिएक्शन PCl5 गिव्स PCl3 plus Cl2 is 2 into 10 to the power minus 2 at 300 Kelvin, then Kp of the reaction will be। PCl5 से PCl3 Cl2 गैस के लिए Kc का मान ये है, तो अभिक्रिया के लिए Kp होगा। तो हमें मालूम है कि Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT टू दी पावर डेल्टा Ng, और यहां पे डेल्टा Ng की वैल्यू है, डेल्टा Ng इज इक्वल टू है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया Kc इंटू RT। अब Kc की वैल्यू यहां पे दी हुई है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर इन केल्विन हो गया 300। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.49 एटमॉस्फेयर। तो आवर आंसर इज थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो इज टेकन इन ए 1 लीटर वेसल रिजिड कंटेनर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 40%, देन Kc फॉर द रिएक्शन। 1 लीटर क्षमता के दृढ़ पात्र में संपन्न होने वाली नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए वियोजन की मात्रा 40% है, तो अभिक्रिया का Kc होगा। क्रिया दी गई है N2O4 गैस बन रहा है 2NO2 गैस। प्रारंभिक अवस्था में इसका 1 मोल ये 0, इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस अल्फा ये 2 अल्फा। मोलों की संख्या ये इनिशियली ये एट इक्विलिब्रियम। वॉल्यूम 1 लीटर है और अल्फा की वैल्यू है, अल्फा इज इक्वल टू है 40/100, दैट इज इक्वल टू 0.4। तो ये आपका हो गया 1 माइनस 0.4 मोल अपॉन वॉल्यूम इज 1 लीटर, और ये हो गया 2 इंटू 0.4 अपॉन वॉल्यूम इन 1 लीटर कंसंट्रेशन। therefore Kc इज इक्वल टू NO2 के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.4 0.6। On solving this we get 1.07 mole per liter. Therefore our answer is first. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। समांगी साम्य का उदाहरण है। तो समांगी साम्य कब होता है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट सेम होती हैं, तब हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पर देखिए, पहले में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, दूसरे में सेम नहीं है,
तीसरे में ये सॉलिड है, उधर एक्वस है, और चौथे में सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हैं, तो आवर आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है pH ऑफ 10 टू दी पावर 8 मोलर HCl सॉल्यूशन विल बी, 10 की घात -8 मोलर HCl विलियन का pH क्या होगा। तो अब देखो इस तरह के सवालों में जब भी किसी एसिड का H+ आयन कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -6 से कम होता है, तो उस केस में वाटर के H+ आयन कंसंट्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, और इस परिस्थिति में जो टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन लिया जाता है, H+ आयन टोटल इज इक्वल टू होता है H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब क्योंकि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर प्योर वाटर का H+ आयन कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -7 होता है मोल पर लीटर। लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में H+ कॉमन H+ आयन की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर सप्रेस हो जाएगा, तो H+ आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय वाटर जो होगा वो थोड़ा सा 10 टू दी पावर -7 से कम होगा। तो यहां पर मान लो कि H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू X है, तो इतना ही OH- आयन कंसंट्रेशन भी होगा। अब किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन कंसंट्रेशन और OH- आयन कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कितना, 10 टू दी पावर -14 kW के बराबर। अब यहां पर H+ आयन टोटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगा 10 टू दी पावर -8 प्लस X into OH- आयन कंसंट्रेशन X इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -14। तो यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 10 टू दी पावर -8x माइनस 10 टू दी पावर -14 इज इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 9.5 इंटू 10 टू दी पावर -8। तो अब यहां पर देयरफॉर H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर -8 फ्रॉम एसिड प्लस 9.5 into 10 to the power -8 from water, that is equal to 10.5 into 10 to the power -8 m. Therefore pH is equal to minus log of 10.5 minus into 10 to the power -8, that is equal to 8 log 10 minus log of 10.5, और log 10.5 की वैल्यू होती है log 10.5 is equal to 1.02, तो on putting this value we have the answer 6.98. तो our answer is थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो
अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन pH इज इक्वल टू 2.7। pH 2.7 वाले 1 मिलीलीटर जलीय सल्फ्यूरिक एसिड विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की संख्या। अब देखो यहां पर pH दिया हुआ है, pH इज इक्वल टू 2.7, तो इसका मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर माइनस 2.7, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। दैट इज 1000 मिलीलीटर में H प्लस आयंस के मोल्स हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। देयरफॉर इन 1 मिलीलीटर H प्लस आयंस के मोल्स हो जाएंगे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 upon 1000, that is 10 to the power minus 3 mole. Therefore, number of H plus ions is equal to होगा moles 2 into 10 to the power minus 6 into Avogadro number 6 into 10 to the power 23, that is equal to 1.2 into 10 to the power 18. तो our answer is second. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि इफ Kw at 90 डिग्री सेल्सियस इज 10 to the power minus 12, तो pH of pure water at 90 डिग्री सेल्सियस will be। यदि 90 डिग्री सेल्सियस पर Kw का मान 10 की घात माइनस 12 हो जाता है तो 90 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH। अब देखो हमें मालूम है कि 298 केल्विन पर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 14, और टेम्परेचर बढ़ाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है तो Kw बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। यहां पर मान लेते हैं एट 90 डिग्री सेल्सियस in pure water H plus ion concentration is equal to OH minus ion concentration, let it be X. So X into X, H plus ion concentration into OH minus ion concentration is equal to Kw is equal to 10 to the power minus 12. Therefore X is equal to 10 to the power minus 6, that is equal to H plus ion concentration. Therefore pH is equal to minus log of 10 to the power minus 6, that is equal to 6. Therefore our answer is fourth. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन CH3CO माइनस in a mixture of 0.1 molar acetic acid and 0.01 molar HCl solution. डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। प्रश्न पूछा गया है कि 0.1 मोलर एसिटिक अम्ल और 0.01 मोलर HCl विलयन के मिश्रण में CH3CO माइनस आयनों का अधिकतम सांद्रता होगी, वियोजन स्थिरांक है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो बच्चों अब यहाँ पे दो केस है, एक तो वीक एसिड है CH3COOH जो कि डिसोशिएट होकर CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन बनाएगा।
इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 m। ये शून्य हो गया प्रारंभिक अवस्था में, ये शून्य हो गया। मान लो इसका xm वियोजित हो रहा है तो ये 0.1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये होगा x मोलर और ये भी होगा x मोलर। दूसरा यहां पे आपको HCl दिया हुआ है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 m। ये वियोजित होगा H प्लस और Cl माइनस में, और क्योंकि ये प्रबल अम्ल है तो ये पूर्णतः आयनित होता है, तो यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा आयनन के पश्चात 0.01 m और ये होगा 0.01 m। तो अब परिणामी विलयन में, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में आपके पास CH3COO माइनस आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा XM और H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.01 प्लस XM। लेकिन बच्चों यहां पर ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कॉमन H प्लस आयन की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से वीक एसिड से जो H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे दैट इज वेरी मच लेस देन H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब यहां पर X की वैल्यू इज वेरी मच लेस देन 0.01 m। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन 0.01 दैट इज दिस इज नेग्लेक्टेड। Now we know that Ka of acetic acid will be equal to concentration of acetate ion CH3CO minus into concentration of H plus ion upon concentration of acetic acid CH3COOH। अब यहां पर CH3CO माइनस आयन का कंसंट्रेशन है X, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है 0.01 और अनडिसोसिएटेड एसिड का कंसंट्रेशन है 0.1 m। और K की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो X इज इक्वल टू आ गया आपका इंटू 0.1 अपॉन 0.01। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -4। दैट इज आवर आंसर इज फर्स्ट 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -4 m। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन से लवण का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। तो एज वी नो एसिडिक solution is produced by cationic hydrolysis and basic solution is produced by anionic hydrolysis। salt of strong acid strong base के केस में कैटायन और एनायन दोनों की ही हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये सॉल्ट है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसमें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसमें कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। ये
वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो हेयर एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी और ये सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होगा। तो आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि टू एसिड्स जिनका pH 2 और pH 3 है को रेस्पेक्टिवली मिक्स किया गया है इक्वल वॉल्यूम्स में, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH क्या होगा? log 5.5 इज 0.7। यदि pH 2 और pH 3 वाले क्रमशः दो अम्लों को समान आयतन में मिलाया जाए तो परिणामी विलयन का pH होगा। तो अब देखो दो एसिड हैं HA और HB, इसका pH 2 है, तो इसकी मोलैरिटी या H प्लस आयन कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं होगा 10 to the power minus 2m। इसका pH 3 है, तो इसकी मोलैरिटी होगी से M2 इज इक्वल टू 10 to the power minus 3। अब मान लो इसका V लीटर लिया गया और इसका भी V लीटर लिया गया और इन दोनों को मिला दिया गया, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी हो जाएगी M1V प्लस M2V अपॉन टोटल वॉल्यूम V प्लस V 2V, दैट इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V अपॉन 2V। तो ये V से V कैंसिल हो गया, therefore molarity of the resultant solution is equal to 10 to the power minus 2 plus 10 to the power minus 3 upon 2, that is equal to 11 into 10 to the power minus 3 upon 2, that is equal to 5.5 into 10 to the power minus 3, and this will be equal to H plus ion concentration. तो pH will be equal to minus log of 5.5 into 10 to the power minus 3, that is equal to 3 log 10 minus log of 5.5, that is equal to 3। और देखो log 5.5 की वैल्यू दी हुई है 0.7, तो आवर आंसर इज 2.3, दैट इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए बफर सॉल्यूशन। अब यहां पे ध्यान देना, एसिटिक एसिड और NaOH लिया गया है, और जब भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है तो आफ्टर रिएक्शन अगर वीक एसिड एक्सिस में है तो वो बचेगा एंड इट विल फॉर्म बफर सॉल्यूशन। तो यहां पर अगर हम पहला केस देखें तो एसिटिक एसिड और NaOH दोनों के मिलीमोल्स सेम हैं, 100 into 0.1 10, 100 into 0.1 10। यहां रिएक्शन के बाद वीक एसिड नहीं बचेगा। दूसरे केस में अगर देखें तो मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 10 और मिलीमोल्स ऑफ NaOH है 5। तो यहां पर अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो ये रिएक्शन होगी CH3COOH प्लस NaOH gives CH3COONA प्लस H2O। अब यहां पर एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स हैं 10
और NaOH के मिलीमोल्स हैं 5, ये 0, ये 0। आफ्टर रिएक्शन इसके 5 मिलीमोल्स बचेंगे, ये कंप्लीटली कंज्यूम, 5 मिलीमोल ये बन जाएगा और 5 मिलीमोल ये बनेगा। तो नाउ दिस इज सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा, देयरफॉर आवर आंसर इज 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, प्रबलतम अम्ल है निम्नलिखित में से। और यहाँ पर आपको दिए हुए हैं हेलोजन एसिड्स, हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन, HF, HCl, HBr और HI। एंड एज वी नो कि ऊपर से नीचे चलने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से डिसोसिएशन बढ़ता है। और डिसोसिएशन बढ़ने का मतलब हुआ कि टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन इंक्रीज होगी, और टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन के केस में टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज होती है, देयरफॉर आवर आंसर इज HI, दैट इज फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो है, pH of solution found by mixing 100 milliliter 0.2 m acetic acid with 100 milliliter 0.05 m NaOH। तो अभी जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी तरह का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर वीक एसिड के मिलीमोल्स हो गए 100 इंटू 0.2 20, और वीक बेस के मिलीमोल्स हैं 0.05 इंटू 105, दैट इज वीक एसिड इज इन एक्सेस। तो यहाँ पर बफर सॉल्यूशन बनेगा। और रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो रिएक्शन हो गई CH3 COOH प्लस NaOH gives CH3 COONA प्लस H2O। एसिड के मिलीमोल्स 0.2 इंटू 100 20 हैं, मिलीमोल 20 हैं। NaOH के मिलीमोल 0.05 इंटू 100 5 हैं, ये 0, ये 0। आफ्टर रिएक्शन ये 20 - 5 मिलीमोल बचेगा, ये 0 और ये 5 मिलीमोल बनेगा, ये 5 मिलीमोल बनेगा। तो नाउ दिस इज द केस ऑफ एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन का pH होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मिलीमोल्स ऑफ एसिड। तो अब यहां पर pK देखो दिया हुआ है 4.76 प्लस log ऑफ सॉल्ट के मिलीमोल्स हो गए 5 अपॉन एसिड के मिलीमोल्स 15, 20 - 5 15, that is 1/3, that is equal to 4.76 plus log 1 minus log 3। log 1 0 होता है तो ये हो गया 4.76
माइनस log 3 0.4771। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 4.29, दैट इज आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव मैक्सिमम क्रिटिकल टेम्परेचर। तो एज वी नो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है TC इज इक्वल टू होता है 8A अपॉन 27 RB। और जिस गैस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए की वैल्यू सबसे ज्यादा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर अमोनिया में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, देयरफॉर क्रिटिकल टेम्परेचर इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो हमें मालूम है कि Z इज इक्वल टू होता है PV अपॉन RT, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और क्रिटिकल कंडीशन में इसको मैं लिख सकता हूं Z इज इक्वल टू PC VC अपॉन RTC। दैट देयरफॉर Z इज इक्वल टू PC होता है A अपॉन 27B स्क्वायर, VC होता है 3B अपॉन R, TC होता है 8A अपॉन 27 RB। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/8। Therefore our answer is second, 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि करेक्ट रिलेशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर T1 T2 T3 ऑफ अबव मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ गैस इज। एक गैस के लिए उपरोक्त मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण वक्र नियत ताप T1 T2 T3 पर सही संबंध है। देखो यहां पर T1 T2 T3 दिए हुए हैं और ये जो पीक है ये होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और हम देख रहे हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कोई भी स्पीड हो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है, बढ़ रही है। देयरफॉर T3 is greater than T2 is greater than T1। तो our answer is second। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रही है, तो क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्पीड है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रही है, तो T3 is greater than T2 is greater than T1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन must be overcome to convert H2O liquid to H2O gas। H2O लिक्विड को H2O गैस में परिवर्तित करने के लिए पराभूत होने वाला मुख्य अंतराण्विक बल। तो अब लिक्विड वाटर में अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब हो गया डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और इसको अगर हमें वेपर फेज में ले जाना है तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ओवरकम करना होगा। तो आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट 1 है, इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज 0। तो एज वी नो दैट एंट्रोपी चेंज डेल्टा S इज इक्वल टू होता है Q रिवर्सिबल अपॉन T। और एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा S इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग isothermal reversible process is stored
as internal energy of the system समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान निकाय पर किया गया कार्य निकाय की आंतरिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू होता है 0। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आवर आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन है, मैच द प्रोसेस इन कॉलम 1 विद क्वांटिटेटिव वैल्यू इन कॉलम 2। कॉलम 1 के प्रक्रमों को कॉलम 2 में दिए गए मात्रात्मक मान के साथ सुमेलित कीजिए। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक। और कॉलम 2 में कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव वैल्यूज दी हुई हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है। आइसोथर्मल का मतलब हुआ, पहला स्टेटमेंट है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है 0 के, तो Q इज इक्वल टू हो गया माइनस डब्ल्यू के, या W इज इक्वल टू माइनस क्यू के। तो आइसोथर्मल के लिए रिलेशन हो गया, मैच हो गया S। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है आइसोबारिक। आइसोबारिक में Q इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी होता है। तो आइसोबारिक के लिए रिलेशन हो गया, मैच हो गया P। उसके बाद तीसरा आपसे बोला गया एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में Q इज इक्वल टू 0 होता है। Q इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया डेल्टा U इज इक्वल टू W, चेंज इन इंटरनल एनर्जी W के बराबर। तो एडियाबैटिक के लिए मैच हो गया R। अब आपका बच रहा है आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक में चौथा, आइसोकोरिक में डेल्टा V 0 तो W 0, और W 0 है तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U के होगा। Q इज इक्वल टू डेल्टा U। तो आइसोकोरिक के लिए हो गया मैच Q। तो अब पहला ऑप्शन देखें, 1 का S सही है, 2 का P सही है, 3 का R सही है, एंड 4 का Q सही है। तो आवर आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, इफ द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज दिस -2802, देन अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ऑन कंबशन ऑफ 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की दहन एंथैल्पी -2802 किलोजूल पर मोल है। तो 6 ग्राम ग्लूकोज के दहन पर मुक्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा होगी। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है 1 मोल सब्सटेंस को जलाने में लिबरेटेड हीट। तो अब यहां पर 1 मोल का मतलब हो गया 180 ग्राम। 180 ग्राम ग्लूकोज को बर्न करने पर जो हीट रिलीज हो रही है वो है 2802 किलोजूल। देयरफॉर 6 ग्राम ग्लूकोज को बर्न करने पर कितनी हीट रिलीज होगी ये हमसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 6/180 इंटू 2802, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 93.4 किलोजूल, दैट इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विल बी with standard Gibbs free energy changes -6.9 kilocalorie at 27 degrees Celsius will be R is equal to 2 calorie per mole।
तो एज वी नो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है -2.303 RT log ऑफ K इक्विलिब्रियम। तो log ऑफ K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT। अब देखो R की वैल्यू कैलोरी में है और डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है किलो कैलोरी में, तो इसको हम लोग पुट करेंगे माइनस 6.9 इंटू 1000 कैलोरी में अपॉन 2.303 R की वैल्यू 2 इंटू टेम्परेचर हो गया 27 + 273 300, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5। तो log ऑफ K इक्विलिब्रियम टू द बेस 10, log ऑफ K इक्विलिब्रियम टू द बेस 10 इज इक्वल टू है 5। तो K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू 10 to the power 5। तो आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है pH ऑफ 0.1 मोलर NH4Cl at 25 डिग्री सेल्सियस विल बी Ka ऑफ अमोनियम आयन। तो अब ये कंजुगेट एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यहां पर H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होगा H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू √ K into C, that is equal to √5.5 को मैं 55 लिख के दे रहा हूं इंटू 10 to the power -11 इंटू C is 10 to the power -1, और 55 का √ अप्रोक्सीमेटली आएगा 7.4 इंटू ये 10 to the power -12 का √ 10 to the power -6। Therefore pH is equal to minus log of 7.4 into 10 to the power -6, that is equal to 6 माइनस log 7.4 की वैल्यू देखिए यहां दी हुई है 0.87, तो ये आंसर हमारा आ गया 5.13, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है AA गैस गिव्स BB गैस प्लस CC गैस, इसके लिए डेल्टा H बोला गया है x किलो जूल पर मोल, and it is given that if reaction given above proceed forward at high pressure and low temperature, then correct condition is। अब देखिए यहां पे आपसे ये बोला जा रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H नेगेटिव क्वांटिटी होता है, दैट इज लेस देन 0। और साथ में आपसे ये बोला गया है कि रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस on right hand side is less than number of moles of gases on left hand side, that is B plus C is less than A। तो यहां पर हमारा आंसर होगा कि A is greater than B plus C and X is less than 0, therefore our answer is third। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है द बफर फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड NaOH। तो अब कार्बोनिक एसिड की अगर हम लोग बात करें
तो H2CO3 ये दो तरह के सॉल्ट बनाता है, HCO3 माइनस और CO3 माइनस 2। अब बफर होता है वीक एसिड और उसके कंजुगेट बेस का सॉल्यूशन। H2CO3 का कंजुगेट बेस HCO3 माइनस, तो एक बफर हमारा बनता है H2CO3 प्लस HCO3 माइनस, और HCO3 माइनस इज ऑल्सो ए वीक एसिड जिसका कंजुगेट बेस है CO3 माइनस 2, तो दूसरा बफर हमारा बनेगा HCO3 माइनस प्लस CO3 माइनस 2 का, दैट इज 2 बफर्स आर ऑब्टेन। सिंपल वर्ड में हम ये याद रख सकते हैं कि किसी भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ बफर होता है वो एसिड की बेसिसिटी के बराबर होता है। इफ एसिड इज डाई बेसिक तो 2 बफर बनाएगा, अगर ट्राई बेसिक है जैसे H3PO4 तो नंबर ऑफ बफर ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ NaOH विल बी 3। तो आवर आंसर इज 2, दैट इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो है कि मास ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज नीडेड to be added in 1 liter of 0.2 molar acetic acid solution in order to obtain a buffer of pH 5, pK is equal to 4.7। एसिटिक एसिड का मास पूछा जा रहा है उस बफर सॉल्यूशन में जिसमें 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट है और इसका pH 5 है। तो बफर के लिए हम लिखेंगे pH is equal to pKa plus log of moles of sodium acetate CH3CONa upon moles of acetic acid या molar concentration CH3COOH। अब pH आपको दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 4.7 प्लस लॉग ऑफ सोडियम एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 गिवन है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ या मोल्स ऑफ सोडियम एसिटिक एसिड CH3COOH। ये हो गया 0.35 माइनस 4.7 0.3 is equal to log of 0.2 upon CH3COOH। और we know that log 2 is equal to होता है 0.3। therefore 0.2 अपॉन CH3COOH के मोल्स इज इक्वल टू 2। therefore CH3COOH के मोल्स हो गए 0.2 upon 2, that is equal to 1/10। therefore mass required is moles 1/10 into molecular weight 60, that is equal to 6 gram। तो our answer is 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है if the volume of container in which equilibrium is given below is established is made 2 times then the equilibrium constant of the reaction। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी भी फैक्टर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है।
तो अब यहाँ पर अगर हम बोलें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वॉल्यूम चेंज करने पर या प्रेशर चेंज करने पर या कंसंट्रेशन चेंज करने पर चेंज नहीं होती, दैट इज रिमेन अनचेंज्ड। आवर आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी फेवरेबल। आइस वाटर में चेंज हो रहा है, और आइस वाटर में चेंज होने का मतलब हुआ डेंसिटी बढ़ रही है, और डेंसिटी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। और मेल्टिंग ऑफ आइस ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसके लिए हाई टेम्परेचर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो हेयर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, द केसी ऑफ द रिएक्शन A plus B gives C plus D is 9 if 1 mole of each A and B are mixed initially in a 1 liter vessel container, then and there is no change in temperature, then the number of moles of C formed। अभिक्रिया A plus B gives C plus D, Kc का मान 9 है, 1 लीटर के क्षमता पात्र में प्रारंभ में A तथा B प्रत्येक के 1 मोल मिलाया गया है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो निर्मित C के मोलों की संख्या होगी। तो now reaction is given, A plus B gives C plus D, और यहां पर आपसे बोला गया है कि इनिशियली और A और B के 1 मोल लिए हैं, इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, दिस इज 0, दिस इज 0। इक्विलिब्रियम पर ये 1 माइनस एक्स हो गया, ये भी 1 माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया इनिशियली। एट इक्विलिब्रियम, तो Kc विल बी इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Therefore, under root Kc is equal to x upon 1 minus x, that is 3, 9 का अंडर रूट हो गया 3 is equal to x upon 1 minus x, that is 3 minus 3x is equal to x, that is 3 is equal to 4x, तो x is equal to 3 by 4, that is equal to 0.75। Therefore, moles of C obtained is 0.75, तो हमारा आंसर होगा सेकेंड, that is 0.75 mole of C is obtained। तो ये था बच्चों AIATS 6th का केमिस्ट्री का डिस्कशन। आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।